हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पे। सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि कल की लाइव वीडियो जो थी वो वर्क नहीं कर रही थी बिकॉज ऑफ पुअर नेटवर्क, और लाइव आना थोड़ा सा अभी पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि वो OBS मेरा वर्क नहीं कर रहा है और मुझे वो थोड़ा सा आता नहीं है। तो मुझे लग रहा है उससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हो रहा है, आपका भी और मेरा भी। तो अभी फिलहाल रिकॉर्डेड वीडियो पे ही क्लासेस चलेंगी, रिकॉर्ड करके ही मैं अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, जो भी डाउट सेशन होगा वो आप लोग कमेंट्स में जो भी लिखते हैं उसके थ्रू मैं थोड़ा सा देख लूंगी क्या क्या डाउट्स हैं, उस पर एक वीडियो में बना सकती हूँ ऐसे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे। DSSB के अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे थे। तो इसमें 13 नवंबर 2019 का पेपर था, जो ये इसकी लास्ट वीडियो है आज की। इसमें आपके बाकी के जो क्वेश्चंस बच गए हैं पार्ट बी के, वो सारे कवर हो जाएंगे। मैंने सिर्फ साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ही लिए हैं यहाँ पर, क्योंकि इस पार्ट 2 में इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, इंग्लिश ग्रामर वगैरह, तो वो सब मैंने नहीं उठाया है। या फिर मैथ्स के सम्स आए हैं, वो भी मैंने नहीं लिए हैं। तो सिर्फ साइकोलॉजी या पेडागोजी के ही हम क्वेश्चंस को लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 3 क्वेश्चन तो मुझे लगता है कल डिस्कस हो गए थे लाइव में, लेकिन स्टिल सभी लोगों तक उसकी पहुंच नहीं है, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ इंक्लूजन फॉर स्टूडेंट्स विदाउट SEN। देखिए, स्टूडेंट्स विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, ठीक है, यानी कि जो बच्चे जिनकी कुछ विशेष जरूरतें होती है उन्हें SEN बोला जाता है, यानी कि स्टूडेंट्स विद एजुकेशनल नीड्स, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। ठीक है, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स ये बोलते हैं SEN को। ये जो SEN है ना, इसकी फुल फॉर्म है ये। अब ये पूछा है कि जो बच्चे SEN वाले नहीं हैं, देखो इंक्लूसिव क्लासरूम्स यानी कि जो समावेशी कक्षाएं होती हैं, उनके अंदर सभी तरह के बच्चे इंक्लूडेड होते हैं, चाहे उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, वो सब एक साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन उनके लिए है जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, या फिर जो बहुत ही स्मूथली जिनका पूरा प्रोसेस चलता है। ऐसे बच्चों को इस इंक्लूसिवनेस से क्या फायदा है? पहला है, कैन वर्क अंडर ट्यूटर्स ड्यूरिंग इंटरैक्टिव एक्टिविटीज, यानी कि जब भी कोई अंत्य क्रियात्मक गतिविधियां हो सकती है तो ट्यूटर्स के अनुसार काम कर सकता है, मतलब उनके अनुसार काम कर सकता है, उनसे कुछ सीख सकता है। लर्न टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद एन एड्रेस ए वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना सीख सकता है और उसे तरह तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। पॉसिबिलिटी टू लर्न अबाउट सेवरल ह्यूमन इक्विपमेंट प्रोफेशंस, या फिर जो ह्यूमन इक्विपमेंट प्रोफेशंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऑडियो विजुअल एड्स का यूज किया जाता है, तो उन चीजों का प्रोफेशन होता है। इस तरह से मानव उपकरण व्यवसायों के बारे में भी जानने को उसको मिलेगा, मतलब इसकी भी संभावना है। सो देखो, तीनों ही चीजें पॉसिबल हैं, क्योंकि इंक्लूसिव क्लास तो एक ही है ना। अब उसमें जो बच्चे स्पेशल नीड वाले हैं, अगर उनको कुछ सिखाया जाता है तो इनको भी तो सिखाया जाएगा ना। तो सभी को इंक्लूसिवली लेके चलना है, तो यहाँ पर सारी चीजें ही ये फॉलो होंगी, क्योंकि ये बच्चे ये सारी चीजें ही सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों ही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, What do you mean by consolidate vocabulary? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन स्टिल जितना मुझे समझ में आया है मैं आपको बताती हूँ। देखो, कल मैंने जो लाइव में बताया था, तो मैंने कहा था कि इसका आंसर जो है, चलो बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कंसोलिडेट वोकैबुलरी से आपका क्या मतलब है। यानी कि अगर आपको बच्चे की वोकैबुलरी को कंसोलिडेट करना है, मतलब यहाँ पर हिंदी में है शब्दावली को समेकित करने से आपका क्या तात्पर्य है। यानी कि आप किसी भी बच्चे की वोकैब है, जो उसने जितने भी शब्द सीखे हैं, जिस शब्दावली शब्द भंडार जो है उसको आप मजबूत कैसे करेंगे। ऑप्शन है, एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक देयर ऑन पिक्चर डिक्शनरी, आप उनको कहेंगे कि आप अपनी पिक्चर डिक्शनरी बनाइए। न्यू वर्ड्स दैट आर लर्न क्विकली नीड टू बी रीयूज्ड रेगुलरली टू हेल्प विद इनहिबिशन, या फिर नए शब्द जो जल्दी सीख जाते हैं उन्हें अवरोधन की सहायता के लिए नियमित रूप से पुनः प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। मतलब ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है गड़बड़ है थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी में, पर जो भी है इसमें कहने का मन है, जो भी आपने नए नए वर्ड्स आप सीखते जाएंगे, यानी कि बच्चे जितने भी नए वर्ड सीखते जाएंगे उन्हें डेली ही उनको रीयूज कराना पड़ेगा आपको, ताकि बच्चे जो है बिना अवरोध के उनको प्रोड्यूस कर पाए, रिप्रोड्यूस कर पाए जब भी वो बोले। तो यहाँ पर देखिए, दोनों ही चीजों से उसकी जो वोकैबुलरी है वो कंसोलिडेट हो रही है, क्लियर कट। अगर वो रीयूज करेंगे, मान लीजिए हमने कोई वर्ड सिखाया है, आप उसको सेंटेंस में बता रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि इसको यूज करते हुए मम्मी से कोई बात करो, पापा से कोई बात करो, तो वो पर्टिकुलर वर्ड जो है वो बार बार रिपीट होगा, रिपीट होने से उसकी वोकैबुलरी कंसोलिडेट होगी। इसी तरह से पिक्चर डिक्शनरी बनाने को बोलेंगे आप, तो बच्चे को आप कहेंगे बच्चे को कि बेटा ये एक नोटबुक है और इसमें आपको जितने भी वर्ड आते हैं उनकी पिक्चर बनाओ, है ना। तो बच्चे देखो बहुत सारी पिक्चर्स बनाएंगे, तो यहाँ भी से भी कंसोलिडेट हो रहे हैं, क्योंकि वो जो सुन रहा है, बोल रहा है, उसको वो पिक्चराइजेशन के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है, तो कंसोलिडेट तो होगी। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन होंगे, फर्स्ट सेकंड दोनों। सो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं आपको बता देती हूँ कि DSSB ने इसमें जो आंसर दिया था वो दिया था बी ओनली।
ओके, बी ओनली दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि ए ही होगा यहाँ पर ऑप्शन, और आपकी अपनी समझ है, क्योंकि डीएसएसबी के आंसर की में काफी गलतियां होती है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स यूज्ड इन द रिसर्च अप्रोच ऑफ पेडागोजी इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव थिंकिंग। तो इनमें से कौन सा मेथड है जो पेडागोजी की इंडक्टिव थिंकिंग का जो एक पेडागोजी में इंडक्टिव थिंकिंग पर बेस्ड है। देखो, इंडक्टिव का मतलब होता है आगमनात्मक चिंतन, ये जाता है आपका स्पेसिफिक टू जनरल। अब स्पेसिफिक टू जनरल का मतलब क्या है, एक और सिंपल भाषा में कहूं तो एग्जाम्पल से जाता है जनरल रूल की तरफ। ठीक है, देखो हमें पता है कि हमारे पास बहुत तरह की चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए आपने चेयर, टेबल, अलमारी ये सब देखी, ये सारी काठ की आप कह सकते हैं वुड की चीजें देखी आपने। ठीक है, आप फाइनल तक पहुंच गए कि ये सारी चीजें वुड की हैं। ये एक जनरल कंसेप्ट है कि ये सारी चीजें वुड से बन सकती हैं, लेकिन आपने उसकी भी अलमारी देखी, उसकी भी देखी, उसकी भी देखी, तो बात ये है कि आपने बहुत सारे पहले एग्जांपल्स देखे कि भाई ठीक है, वुड से अलमारियां, फर्नीचर बनाया जा सकता है, ये एक जनरल कंसेप्ट था, लेकिन आपने इससे पहले इनके बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, तो ये भी आप एग्जाम्पल से कहाँ गए, यहां तक। अब देखो, अब सिर पर न्यूटन जो थे उन्होंने एक अपने लॉज बनाए थे, जो ग्रेविटेशनल लॉ थे जो भी था, तो उनके सिर पर भी पहले एप्पल गिरा था ना, मतलब डायरेक्टली थोड़ी ना उनको पता चल गया था कि भाई अर्थ जो है हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऐसा उनको पहले से थोड़ी पता था। तो वो भी पहले एग्जाम्पल उन्होंने नोट किए कि ये भी हुआ, वो भी हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, उसके बाद ही वो एक जनरल रूल तक पहुंचे। ठीक है, तो कहने का मतलब है इंडक्टिव में आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं, जबकि डिडक्टिव में आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। जैसे मैथ्स में करते हैं ना, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से। तो हम इसके बेस पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि हमें पहले फॉर्मूला पता चल जाता है, ये फॉर्मूला है, अब क्वेश्चन करने हैं, तो ये हम डिडक्टिव अप्रोच है। तो इसमें फिलहाल वो नहीं होगा। ओपन डिस्कवरी, गाइडेड डिस्कवरी, दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल ठीक होंगे। डिस्कवरी चाहे कैसे भी हो, उसमें इंडक्टिव थिंकिंग तो यूज होगी ऑब्वियसली। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 और 2 है, इसके लिए आएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल। सर्कल की करेक्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है वैसा वाला क्वेश्चन आ गया। तो देखो, अब सर्कल की करेक्ट प्रॉपर्टी क्या है उसके बारे में ये 2 स्टेटमेंट दी गई है। द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। देखो क्या होता है, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज पूछा है। चतुर्भुज बेसिकली क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती है। साइक्लिक है, दैट मीन्स कि सर्कल के अंदर है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कैसा भी हो सकता है। इसके जो चारों सेंटर जो है वो टच हो रहे हैं किस पर, इस सर्कल पर, आप ऐसे कह सकते हो, है ना। ABCD, सपोज A है, B है, C है और ये D है। तो ये कह रहा है कि जितने ऑपोजिट एंगल्स होंगे इसके वो सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री की उनका सम जो है वो 180 होगा। ओके, ऑब्वियसली तीनों का जो सम है वो 360 डिग्री होगा, तो ऑपोजिट्स का 180 होगा ही होगा। ऑपोजिट्स का भी और जो एडजेसेंट होते हैं इनका भी 180 होता है, तो दोनों का सम मिला के 180 होगा। ठीक है भाई, उसके बाद बिकॉज इट्स वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल, और इसके वर्टिसेस भी यानी कि जो कॉर्नर्स हैं वो सर्कल पे हो रहे हैं, लाई कर रहे हैं। फिर डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू ट्वाइस द मेजर ऑफ द एंगल कंटेन्ड इन द ऑपोजिट आर्क। ठीक है, अब ये क्या है, अब सर्कल के ऊपर जो आर्क बनती है ना, ऐसे आर्क, उस आर्क की बात हो रही है कि ये जो आर्क डिग्री मेजर होगा जिस एंगल का, मतलब ये जो आर्क पे एंगल बनेगा ये जो है वो ट्वाइस होगा। द डिग्री मेजर ऑफ आर्क इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द मेजर ऑफ द ऑपोजिट ऑफ द एंगल कंटेन्ड इन द ऑपोजिट आर्क। अब ये ऑपोजिट आर्क है सपोज यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के जो है वो ट्वाइस होगा, तो ये वाला हाफ होगा और नीचे वाला ट्वाइस होगा, इसका ऑपोजिट जो है उसका दोगुना होगा। मान लो ये अगर 30 है तो वो 60 होगा, इस तरह से। तो ये दोनों ही चीजें ठीक है, थ्योरम से ये भी। तो 4th का ऑप्शन बोथ 1 and B विल बी करेक्ट। ठीक है, और मैथ्स वाले बच्चे जो है जिनके पास मैथ्स है वो अच्छे से समझ जाएंगे इसको। वैसे ये क्वेश्चन साइकोलॉजी का नहीं था, ये जनरल एक क्वेश्चन था मैथ्स का। नेक्स्ट है, तो देखो ये भी पार्ट बी में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज और एक्टिविटीज कैन बी गिवन टू द स्टूडेंट्स टू शो देम अबाउट द कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपको कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में बताना है, तो आप कौन सी एक्टिविटीज बच्चों को कराओगे। तो आप कक्षा में, थोड़ा हिंदी में बोल लेते हैं, कक्षा में सांस्कृतिक गतिविधि के बारे में एक छात्र को पढ़ने के लिए कहोगे। आप कहोगे कि नहीं बेटा खड़े हो जाओ और लो बुक और पढ़ो इसको। ठीक है, छात्रों को भारत की विभिन्न संस्कृतियों को सूचीबद्ध करने तथा उनकी विशेषताओं को लिखने के लिए कहेंगे। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप जो कल्चरल डिफरेंट कल्चर्स हैं इंडिया की, उनके बारे में उनको लिस्ट बनाने को बोलोगे और फिर उनकी कैरेक्टर, उनकी विशेषताओं के बारे में लिखने के लिए बोलेंगे।
उसके बाद है छात्रों को भारत की संस्कृतियों के विभिन्न आयामों के बारे में लिखने, मतलब जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट डायमेंशंस है हमारी कल्चर के, उनके बारे में और उनके चार्ट पर दिखाने के लिए बोलेंगे, ये पूछा है। तो अब देखो, आप सिर्फ पढ़ने के लिए बोलो खड़े हो जाओ और पढ़ो, तो ये तो तू पढ़ वाला मेथड है, ये हम अप्लाई नहीं करेंगे। हम बिल्कुल डिफरेंट कल्चर्स की लिस्ट बनाने को बोलेंगे। बच्चे कहीं कहीं से सर्च करेंगे इस चीज को, घर से करेंगे, इंटरनेट से करेंगे, जहां से भी, और यहाँ पे चार्ट भी बनवाया जा रहा है। तो ये सेकंड और थर्ड दोनों ही बिल्कुल ठीक होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, which of the following statements are correct about the motivational reference method of teaching science in teaching learning process। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में साइंस बेसिकली आपको पढ़ाना है, तो कौन मतलब ये जो मोटिवेशनल रेफरेंस मेथड है, बेसिकली ये इतना मतलब मोटिवेशनल रेफरेंस मेथड से आप समझ जाइए कि यहाँ पे आपको बच्चे को बहुत मोटिवेटेड रखना है। मीन्स टू से कि आपको यहाँ पर बच्चे को जो है पूरा मोटिवेटेड करके पढ़ाना है, यानी कि वो एक एक्टिव लर्नर होना चाहिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन है, इन दिस मेथड नॉलेज इज सेल्फ एक्वायर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नॉलेज। तो यहाँ पर जो ज्ञान है वो आत्म अर्जित है, मतलब बच्चा खुद ज्ञान प्राप्त करेगा और फिर उसका एक ज्ञान में बदल जाता है। बिल्कुल ठीक है भाई। लर्निंग बाय डूइंग, बिल्कुल ठीक है। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ दिस मेथड, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ बच्चे को एक्टिव बनाना है, आपको एक्टिव लर्नर होना चाहिए वो। इट डेवलप्स द हैबिट ऑफ कीन ऑब्जर्वेशन टू एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक है। तीनों ही बिल्कुल मिलते जुलते ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सारे ही यहाँ पर करेक्ट होंगे। मोटिवेशनल रेफरेंस मेथड का मतलब यहाँ पर ये है कि बच्चा जो है उसका मोटिवेशन लेवल वहां पर हाई होना चाहिए। आपको एक रेफरेंस प्रोड्यूस करना है वहां पर, ओके, कि बच्चे का मोटिवेशन आप हाई रखेंगे तो उसका जो पूरा प्रोसेस होगा वो एक्टिव कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस बनेगा। और क्योंकि हम साइंस टीचिंग की बात करते हैं तो साइंस में हमें ये चाहिए ही चाहिए। अगर बच्चा मोटिवेट, क्योंकि साइंस इज ऑल अबाउट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, तो अगर बच्चा वो करने का इच्छुक ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्रायर नेगेटिव एक्सपीरियंस अबाउट मैथ। देखो, अब मैथ्स के बारे में बहुत सारे फोबिया होते हैं। अब यहाँ पर पढ़ा है कि पहले से कुछ नेगेटिव धारणाएं होती हैं जब बच्चे क्लास में मैथ सीखने जाते हैं, उनको मैथ्स के बारे में बताया जाता है, तो वो किससे रिलेटेड है ये बताना है। गंदा स्कूल का माहौल, यानी कि अगर स्कूल का बहुत ही बैड एनवायरनमेंट है, वहां पे हमेशा बच्चों को डीमोटिवेट किया जाता है, तो क्या एक नेगेटिव एक्सपीरियंस हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। लैक ऑफ एनकरेजमेंट फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स, अगर आपको बार बार पेरेंट्स भी और टीचर भी ये कहे अरे तुम्हें तो बिल्कुल नहीं आता है मैथ्स, तो हमेशा 0 लेके आते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा, तो भी इससे भी आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा। जैसे गर्ल्स को कई बार बोल दिया जाता है क्या करोगी मैथ लेकर, हिंदी पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, तुमसे नहीं हो पाएगा, या जो भी है, तो ये भी बिल्कुल ठीक नेगेटिव वो है। पॉजिटिव आइडियल्स नहीं होंगे तो भी आप, बच्चों के अंदर अगर सकारात्मक आपके लिए सामने आदर्श प्रेजेंट होंगे ही नहीं, अगर नेगेटिव चीजें ही होंगी तो भी उससे आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस आएगा। स्टीरियोटाइप्स ऑफ कास्ट एंड जेंडर, कई बार हम जेंडर पर बोलते हैं ना कि लड़कियां बेहतर नहीं कर पाती मैथ में, लड़के ज्यादा बेहतर होते हैं, तो ये इस तरह की चीजें होती हैं। फिर कास्ट बेस भी होती है, कई लोग कहते हैं कि नहीं लोअर कास्ट वालों का दिमाग कम चलता है, जो भी है। फ्रेंकली स्पीकिंग ये मैं नहीं मानती हूँ, मतलब ये मैं कह रही हूँ कि ये स्टीरियो टाइप्स होते हैं कई बार कास्ट और जेंडर के, तो इससे भी बच्चे का नेगेटिव इफेक्ट जाता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चों को आप ये बोलोगे आपकी कास्ट ये है, आपका जेंडर ये है, इसलिए आप ये नहीं कर पाओगे, तो बिल्कुल एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, तो ये भी बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो है ये सारे ही नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं। अगर बच्चे को मैथ्स आपको लर्न कराना है तो ये सारी चीजें उसको नेगेटिव एक्सपीरियंस दे सकती है। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप द पॉजिटिविटी इन आवर क्लासरूम्स, ओके। So D option, first, second, third and fourth all are correct. Next चलते हैं 8th क्वेश्चन के ऊपर। Which of the following activities are involved in the interactive phase of pedagogy? Interactives mean जब आप इंटरेक्ट कर रहे हो बच्चों से, आप एक्चुअल में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हो उस टाइम पे, है ना, इसमें फीडबैक सब आता है। तो देखो यहाँ पर आप फीडबैक दोगे, ऑब्वियसली आप इंटरेक्ट कर रहे हो, बच्चे ने आपको कुछ रिस्पॉन्स दिया है, तो आपको उसको एक फीडबैक तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा कि आप कैसा कर रहे हो, कैसा नहीं कर रहे हो, आपके आंसर्स में क्या कमी थी, क्या स्ट्रेंथ थी, ये सब कुछ। डिसाइडिंग ऑन द एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेज ऑफ द लर्नर्स, और उसके बाद शिक्षार्थियों से जो भी प्रतिक्रियाएं आपके पास आएंगी आप उस पर निर्णय भी करोगे ऑब्वियसली। नेक्स्ट, डिसाइडिंग मेथड्स अप्रोचेस टू स्टिमुलस प्रेजेंटेशन, जो भी आप स्टिमुलस की प्रेजेंटेशन देना चाहते हो उसकी आप कौन से मेथड्स अप्रोचेस आप यूज करोगे, आप वहां पे डिसाइड करोगे, ओके। सो ये हो गया, आपके तीनों ही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच इज एसेंशियल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन।
भाई आपको समावेशी शिक्षण के लिए क्या मतलब इम्प्लीमेंट करना जरूरी है? टीचर की एजुकेशन और स्कूल की लीडरशिप। बिल्कुल टीचर को एजुकेट करना जरूरी है और स्कूल्स को लीडरशिप संभालनी पड़ेगी। अगर स्कूल लीडरशिप में रहेंगे, स्कूल का नेतृत्व बहुत ज्यादा जरूरी है, स्कूल को अपनी गाइडेंस के अंडर सब कुछ कराना पड़ेगा, तभी वो क्लासेस हमारी इंक्लूसिव हो पाएंगी। तो यहाँ पे बोथ 1 and 2 विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10th की, तो क्वेश्चन नंबर 10th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल इवैल्यूएशन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगर आपको इवैल्यूएशन करनी है, आपको बच्चों का मूल्यांकन करना है, तो इनमें से कौन सी जो है वो एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है? इक्विपमेंट, यानी कि आपके पास सामग्री होनी चाहिए, इसमें आपके टूल्स आ जाएंगे, है ना, कुछ इवैल्यूएटिव टूल्स होते हैं आपके पास, चेकलिस्ट होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिससे आप इवैल्यूएशन करते हो। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए इवैल्यूएशन करनी है, लर्निंग एक्टिविटीज को देखना है और इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स का पता होना चाहिए। तो सारी ही चीजें होंगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है आपका 11th। Which of the following is an academic discipline that includes areas such as surveying, geographic information systems, hydrogeology and cartography? बेसिकली आपकी सर्वेक्षण, सर्वे वगैरह हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी के बारे में आपको पता करना है, या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, हाइड्रोजियोलॉजी है, फिर मानचित्रकारी है, ये सब क्या होते हैं? बेसिकली ये सारी जो है आपकी स्पेशल साइंस के अंदर आती हैं। ओके, ये एक पेडागोजी ऑफ, अगर आप उसमें पढ़ेंगे सोशल साइंस में, तो उसमें आपको मिल जाएगा ये चीज। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 12th है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री एट द अपर प्राइमरी लेवल एज पर एनसीएफ। देखो अब ये एनसीएफ में बिल्कुल गिवन है। एनसीएफ जो पेडागोजी ऑफ या फिर टीचिंग ऑफ सोशल साइंस करके एक एनसीएफ है आपका, मतलब पोजीशन पेपर है वो, एनसीएफ तो नहीं है, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस एनसीईआरटी की साइट पर अवेलेबल है। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर कट इसका आंसर दिया गया है, मतलब वही लाइन उठा के इन्होंने चेपी हुई है यहाँ पर। इन द अपर प्राइमरी स्टेज हिस्ट्री शुड फोकस ऑन द डेवलपमेंट इन इंडिया। सिर्फ इंडिया की डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करेगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, कि अपर प्राइमरी स्टेज पर जो आपका इतिहास होगा वो भारत के विभिन्न हिस्सों में विकास के साथ विश्व के अन्य हिस्सों में विकास या कार्यक्रम पर खंज पर ध्यान देगा। मतलब बेसिकली वो फोकस करेगा अपने भारत में और दूसरे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में भी कहाँ कहाँ डेवलपमेंट, किस तरह की डेवलपमेंट्स हुई है, उन पूरे पर ध्यान देगा। ठीक है, तो ये थर्ड भी नहीं है यहाँ पर, सेकंड ओनली। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये आप देखना एनसीएफ में क्लियर कट दिया हुआ है, आई मीन पोजीशन पेपर जो है सोशल साइंस का, उसमें एनसीईआरटी की साइट पर मिल जाएगा आपको, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट इन द सोशल साइंसेज एट प्राइमरी लेवल। तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है असेसमेंट के सोशल साइंस के प्राइमरी लेवल पर? आइडेंटिफाई इंडिविजुअल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, कि आपको बच्चों की नीड्स के बारे में पता होना चाहिए। इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है। फियर ऑफ इवैल्यूएशन का निकालना है, मतलब बच्चों के अंदर जो मूल्यांकन का डर है, निकालना है क्या, वो तो निकल ही चुका है, हमें पता है सिस्टम में। अब तो बच्चों के लिए एग्जामिनेशन इज नॉट अ फियर, आई थिंक। मेरे ख्याल से स्कूल ने तो अपनी तरफ से या एजुकेशन सिस्टम ने तो अपनी तरफ से फियर नहीं डाला हुआ है बच्चों में, जब से ये सीसी वगैरह आया है। वरना हमारे टाइम पे हम इतने बड़े बड़े पेपर लिखते थे, जब पेपर लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। अब तो एक्टिविटीज के नंबर अलग हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये भी होगा। एनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न इंडिविजुअली, बच्चों को इंडिविजुअली पढ़ने के लिए आप लर्न करेंगे, ये नहीं होगा। ओके, यस, व्यक्तिगत रूप से पढ़ने के लिए एनकरेज नहीं करेंगे, यहाँ पर है सोशल साइंसेज में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट इन सोशल साइंस। सोशल साइंस आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, अगर आप बच्चों को कहेंगे कि नहीं आप अकेले अकेले पढ़ते रहो, व्यक्तिगत रूप से ही सीखते रहो, तो ग्रुप में या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग कैसे सीखेगा, है ना, बेसिकली। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ही होगा। मतलब आप ये एनकरेज नहीं करेंगे कि आप इंडिविजुअली पढ़ते रहो, आप ये एनकरेज करेंगे कि आपके सबके साथ मिलकर कोऑपरेटिव तरीके से। ओके, ये यहाँ पर सेंस बन रही है इसकी। सो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लर्निंग रिसोर्स इन सोशल साइंस। तो ये बताना है सोशल साइंस में कौन सा लर्निंग रिसोर्स नहीं है। टाइमलाइन आपकी हिस्ट्री में यूज होती है। ओके, ग्राफ आपका यूज होता है। ग्राफ्स, आई होप कि आपको ग्राफ्स का पता होगा, ये लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सब ज्योग्राफी में यूज होता है। पिक्चर गैलरी भी यूज होती है। प्लेस वैल्यू कार्ड यूज नहीं होते, ये मैथ्स की चीज है। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
तो वह क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन द पॉपुलेशन ऑफ 5 डिफरेंट कंट्रीज बी रिप्रेजेंटेड इन ए पर्टिकुलर ईयर। भाई 5 डिफरेंट नेशंस है जिनकी आपको पॉपुलेशन दर्शानी है, तो कैसे दर्शाएंगे? तो आप टेबल के थ्रू दर्शा सकते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे आप? ऐसे बना दिया आपने, ठीक है, यहाँ पर कंट्रीज के नाम लिख दिए और यहाँ पर ये ऐसे टेबल बना दी। उसके बाद अगर बात करें हम हिस्टोग्राम की, तो हिस्टोग्राम भी आराम से बन सकता है ऐसे, ठीक है, इस तरह से हिस्टोग्राम बनता है, इस तरह से, ठीक है। 5 कंट्री की पॉपुलेशन दिखा दी, ये हिस्टोग्राम हो गया। बार ग्राफ भी बन सकता है। बार ग्राफ ऐसे होता है जैसे यहाँ पर आपने या पॉपुलेशन का नंबर लिख देंगे, यहाँ पे मतलब करोड़ या जो भी आप लिख देंगे, यहाँ पे आप कंट्री का नाम लिख देंगे, बार ग्राफ में ये अलग हो जाएगा, ठीक है। सो बार ग्राफ भी हो जाएगा इस तरह से। हिस्टोग्राम में देखो ये लाइंस जो है एक साथ ड्रॉ की जाती है, यहाँ पर स्केल्स में डिफरेंस नहीं दिया जाता, लेकिन बार ग्राफ में होता है। पाई चार्ट में आप सर्कुलर उसमें लगा देंगे, जैसे कि इतनी परसेंटेज इसकी है, इतनी परसेंटेज इतनी है, इतनी पॉपुलेशन इसके जो भी है। तो चारों तरीके से इसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, पॉपुलेशन आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद है 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टिगेट साइंस आइडेंटिफाइड बाय टीचर इन द साइंस क्लासरूम। अब देखो यहाँ पर ये है कि हिंदी में पढ़ के बताती हूँ, कौन सा विज्ञान की कक्षा में शिक्षक द्वारा पहचाने जाने वाली खोजे विज्ञान की विशेषताएं हैं। इन्वेस्टिगेटिव साइंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बतानी है। स्टूडेंट्स हैव टू मेक देयर ओन डिसीजंस, कि बच्चों को अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। इन्वेस्टिगेट करना है, बेसिकली उनको खुद इन्वेस्टिगेट करना है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इन्वेस्टिगेट करेंगे तो डिसीजंस लेने पड़ेंगे। नो टेस्ट विल अलाउ स्टूडेंट्स टू यूज ऑल काइंड ऑफ टेस्टिंग प्रोसीजर्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट यहाँ पर। सेकेंड ऑप्शन अगर आपको समझ में ना आया हो तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक टेस्ट ले रहे हो तो एक ही टेस्ट के अंदर आप सारे टेस्टिंग प्रोसीजर्स अप्लाई नहीं करोगी, बिल्कुल ठीक है। आप एक ही टेस्ट ले रहे हो, उसके अंदर सारे प्रोसीजर्स कैसे कर सकते हो आप? हर टेस्ट के एमसीक्यू ले रहे हो तो उसका एक अलग प्रोसीजर होता है, अगर आप सब्जेक्टिव ले रहे हो तो अलग है, प्रोजेक्ट मेथड ले रहे हो तो अलग है। तो यहाँ पर ये है कि एक नो टेस्ट विल अलाउ द स्टूडेंट्स टू यूज ऑल काइंड ऑफ टेस्टिंग प्रोसीजर्स। अगर बच्चे एक टेस्ट कर रहे हैं तो जरूरी सारे टेस्टिंग प्रोसीजर्स का वहां पर यूज नहीं करना है, हर टेस्ट का अपना एक पर्टिकुलर टेस्टिंग प्रोसीजर होता है, वही फॉलो करना है। तो बिल्कुल ठीक है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 17th। मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ से लास्ट पार्ट से इसलिए रिमूव कर दी क्योंकि वो ग्रामर रिलेटेड या फिर मैथ्स के क्वेश्चंस जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं सोल्व करने वाले वैसे थे, तो वो मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू टीचिंग साइंस इन द क्लासरूम इज कम्प्लीटली टीचर सेंटर्ड। अब इनमें से कौन सी अप्रोच जो है वो बिल्कुल टीचर सेंटर्ड है, ये बताना है। इंक्वायरी अप्रोच, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, डिस्कवरी और एक्सपोजिटरी। अगर आपको बाकी अप्रोचेस का पता है, अगर आपको चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोचेस का पता है तो भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इंक्वायरी अप्रोच में तो बिल्कुल बच्चे का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में उनका पार्टिसिपेशन होता है, डिस्कवरी भी वो खुद करते हैं। तो हमें यहाँ पर कंप्लीटली टीचर सेंटर्ड बताना है, जो कि है एक्सपोजिटरी ट्रांसमिशन। देखो ट्रांसमिशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ से नॉलेज बस ट्रांसफर करे जा रहे हो। ओके, यहाँ पे बच्चे को, स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं, टीचर यहाँ पर बैठा है, बच्चों को बोलने का कोई जैसे 2-way कम्युनिकेशन कहते हैं ना, वो नहीं है। मतलब टीचर यहाँ पे बोले जा रहा है, बच्चों को ज्यादा फीडबैक देने का भी कोई मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ पर बस फैक्ट्स की बात हो रही है, फैक्ट्स और फिगर्स जो है वो सारी बता दी जा रही है, बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है यहाँ उनके लिए। और ये बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच है और ये टीचर सेंटर्ड होता है। हालांकि यहाँ पर प्रेजेंटेशन अच्छी कर सकता है टीचर अपनी तरफ से, वो लेक्चर मेथड का यूज करेगा, जो भी करेगा, लेकिन अगर हम कहें प्रॉपर जो है वो टीचर सेंटर्ड मेथड ही है, क्योंकि यहाँ पर टीचर का रोल जो है वो ज्यादा होता है। जरूरी नहीं है कि टीचर सेंटर्ड मेथड सारे बकवास होते हैं कि उनका यूज नहीं होता, ऐसा नहीं है। देखो टीचर सेंटर्ड का मतलब है कि वहां पर टीचर ज्यादा एक्टिव है, बच्चे कम एक्टिव है। तो इस मेथड में स्टूडेंट जो है वो कम एक्टिव होते हैं और टीचर जो है वो ज्यादा एक्टिव होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज, दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। और मुझे ऐसा लगता है कि लेक्चर, ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है अभी यही चलेंगी। सो प्लीज आप लोग पूरी क्लास देखा करो, और अच्छी लगे वीडियो तो भाई लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिल जाता है ना। अब वही वाली बात है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि मैं कभी ये चीजें बोलती नहीं हूँ, लेकिन स्टिल मैं भी कुछ नई चीजें करना चाहती हूँ, ट्राई करना चाहती हूँ। और वो वाली चीजें है ना कि कुछ पाने की उम्मीद सभी को रहती है, तो वो वाली एक बात होती है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियोज। और जो भी डाउट्स वगैरह रह जाए तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। एक लाइव मतलब एक ऐसा सेशन ले लूंगी जिसमें सिर्फ आपके डाउट से उठाऊंगी। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।